प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सब का तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में इख्तिदार पर आने के बाद कांग्रेस हुकूमत ने पेश किया मुकम्मल बजट। अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के लिए बजट में 3003 करोड़ रुपए मुख्तस। मल्लू भट्टी ने पेश की तफसीलात। शहर हैदराबाद की तरक्की तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की अहम तरजीह। रियासती वज़ीर सनअत डी श्रीधर बाबू ने किया दावा। अपोजिशन लीडर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR असम्बली पहुंचे। बजट इजलास में की शिरकत। पार्टी अरकान असम्बली की तवज्जो का बने मरकज़। रेवंत रेड्डी और रियासती वज़रा दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करते हुए एहतजाज करें और तेलंगाना के लिए फंड हासिल करने जिद्दोजहद करें। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR का असम्बली में बयान। मुल्क शदीद महंगाई की मार से परेशान। मोदी हुकूमत के बजट में महंगाई पर कंट्रोल करने, नौजवानों को रोजगार देने या फिर गरीबों की मदद करने से मुताल्लिक़ कोई मंसूबा नहीं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की BJP हुकूमत पर शदीद तनकीद। हम बिहार या आंध्र प्रदेश के खिलाफ नहीं, लेकिन मोदी हुकूमत अपने बजट में तमाम रियासतों को मुनासिब बजट देने में नाकाम रही। CPI लीडर D राजा का रद्द-ए-अमल। और दुनिया के सामने अपने जंगी जराइम का दिफा करने वाले और जराइम पर पर्दा डालने वाले नेतन्याहू को जंगी मुजरिम के तौर पर गिरफ्तार करते हुए कटघरे में खड़ा करना चाहिए। अमरीकी कांग्रेस से नेतन्याहू के खिताब पर फ़लस्तीनी इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत हमास का सख्त रद्द-ए-अमल। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। तेलंगाना में इख्तिदार पर आने के बाद कांग्रेस हुकूमत ने पहली मरतबा मुकम्मल बजट पेश किया। 2,91,159 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। रियासत की अक़लियतों की तरक्की बहबूद के लिए बजट में 3003 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। असम्बली में डिप्टी चीफ मिनिस्टर वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्क ने बजट पेश करते हुए कहा कि रियासत की अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के लिए हुकूमत अपने वादे की पाबंद है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के बच्चों को सिविल सर्विस इम्तिहान में तैयारी के लिए कोचिंग दी जा रही है और उन्हें स्टाइफंड भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 में तबलीगी जमात के इज्तिमा के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए जारी किए गए। रियासती बजट में पुराने शहर में मेट्रो की तोसी के लिए 500 करोड़ रुपए, आउटर रिंग रोड के लिए 200 करोड़ रुपए, हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए, हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के लिए 3,385 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। असम्बली का बजट सेशन 2 अगस्त तक जारी रहेगा। 27 जुलाई को बजट पर मुबाहिस का आगाज होगा। కాగా వికారాబాద్ జిల్లా తలసరి ఆదాయం 1,80,241 రూపాయలు. దీనిని బట్టి వివిధ జిల్లాల మధ్య ఆర్థికాభివృద్ధి సమాన స్థాయిలో లేదని తెలుస్తా ఉంది. రాష్ట్రంలోని జిల్లాల మధ్య ఉన్న ఆదాయంలో అంతరాలని తగ్గించడానికి మా ప్రభుత్వం విధానాలను రూపొందించి అమలుపరుస్తూ ఉంది. 2023-24లో తెలంగాణలో జోడింపబడిన స్థూల విలువల్లో గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్లో సేవల రంగం ద్వారా 65.7%, పారిశ్రామిక రంగం ద్వారా 18.5%, వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ రంగాల ద్వారా 15.8% సమకూరుతుంది. ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం 2022-23తో పోల్చినప్పుడు 2023-24 వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ రంగాల జోడింపబడిన స్థూల విలువ 4% వృద్ధి చెందింది. రాష్ట్ర జనాభాలో 47.3% మంది ప్రజలు ఈ రంగంపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్నందువల్ల తెలంగాణలో జీవన ప్రమాణాలను పెంచడానికి ఈ రంగం యొక్క ఆర్థిక ప్రగతి అత్యంత కీలకం. तेलंगाना असम्बली में बजट की पेशी के दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी ने इल्जाम लगाया कि सुनहरे तेलंगाना के नाम पर साबिका BRS हुकूमत ने धोखा दिया और रियासत को कर्जों में डुबा दिया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पर 6,71,757 करोड़ रुपए का कर्ज रहने के बावजूद बेहतर बजट पेश करने की कोशिश की गई है। తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని బంగారు తెలంగాణగా మారుస్తామని ఒట్టి ఉత్తర కుమార ప్రగల్భాలు పలికిన గత ప్రభుత్వ పాలకులు అన్ని రంగాల్లో పూర్తిగా వైఫల్యం చెందారు. పురోభివృద్ధి అటుంచి రాష్ట్ర ప్రజల సంక్షేమం సన్నగిల్లింది, అభివృద్ధి అడుగంటింది, రాష్ట్రం అప్పుల పాలైంది. 75,577 కోట్ల రూపాయల అప్పు గత ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి వామనావతారంలో పెరిగి 6,71,757 కోట్ల రూపాయలకు చేరింది.
रियासती वज़ीर सनत डी श्रीधर बाबू ने दावा किया कि शहर हैदराबाद की तरक्की पर हुकूमत की तवज्जो है। उन्होंने बजट पर मीडिया के सवाल के जवाब में दावा किया कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत गरीबों, SC, ST और अक़लियतों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए इक़दामात कर रही है। We are focusing on Hyderabad development, basically the Greater Hyderabad Municipal Corporation, which holds about 49% of the state population here, and which contributes, which has a greatest, adds to the power to our economy. This is mostly concentrated, and we have concentrated for the welfare of the poor, especially the SCs, STs, and the BCs and the minorities. And never been in the history for the past 10 years, this sort of amount has been proposed for a Greater Hyderabad welfare and development. अपोजिशन लीडर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR आज असम्बली पहुंचे। वो आज पहली मरतबा असम्बली के बजट इजलास में शिरकत कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल दिसंबर में इक़्तिदार से महरूम होने के बाद BRS सरबराह KCR ने नए अरकान असम्बली की हलफबरदारी तकरीब में भी शिरकत नहीं की थी। बाद में उन्होंने अलहदा तौर पर स्पीकर असम्बली के चैम्बर पहुंचकर रुकन असम्बली का हलफ लिया था। असम्बली का जारिया बजट इजलास मंगल से शुरू हुआ, लेकिन 2 दिन भी KCR ने इजलास में शिरकत नहीं की। आज पहली मरतबा वो बजट के मौके पर देखे गए। इस मौके पर BRS मेंबरान के लिए वो ख़ास तवज्जो का मरकज़ बने रहे। बाद में मीडिया पॉइंट पर बातचीत में KCR ने तेलंगाना बजट को किसानों और अवाम के मफादात के खिलाफ करार देते हुए इल्ज़ामात लगाए और कहा कि बजट में कुछ भी नया नहीं है। ఒత్తి చెప్పడం తప్ప కొత్తది ఏమీ లేదు. ఒత్తి పలుకులు పలకడం తప్ప కొత్తగా చెప్పింది ఏమీ లేదు. ఏ ఒక్క కొత్త సంక్షేమ పథకం కానీ ఏది కూడా లేదు. మహిళల పట్ల కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండే, కానీ వాళ్ళు మేము 1,00,000 కోట్లు ఇస్తాం అన్ని రుణాలు, ఆ రుణాలు వీలేదో ఇస్తున్నట్టుగా ఆల్రెడీ ఉన్న స్కీమే, నథింగ్ న్యూ అబౌట్ ఇట్, ఏమి లేదు. వెరసి ఇష్యూ యాజ్ ఏ హోల్. దురదృష్టం ఏంటంటే, చాలా బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే, మేము కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత కనీసం ఒక 6 మాసాల సమయం వాళ్ళకి ఇవ్వాలని మేము అనుకున్నాం. నేను కూడా శాసనసభకు పెద్దగా రాలేదు, కానీ ఈరోజు బడ్జెట్ చూస్తే ఏ ఒక్క పాలసీ ఫార్ములేషన్ జరగలేదు. రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఏ ఒక్క విషయంలో కూడా ఈ అర్బక ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు పాలసీ ఫార్ములేషనే చేసినట్టుగా కనపడతలేదు. వ్యవసాయం ఉంది, మాకు స్పష్టమైన అవగాహన ఉండే ఈ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ స్థిరీకరణ జరగాలని మేము 2 పంటలకు కూడా ఇచ్చినాం రైతు బంధు. వీళ్ళు ఎగ్గొడతామని చెప్తా ఉన్నారు. మేమేదో రైతులకు ఇచ్చిన డబ్బును దాన్ని పాడు చేసినాము, చెడగొట్టినాము, దుర్వినియోగం చేసామన్న పద్ధతిలో దురదృష్టకరమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇది పూర్తిగా రైతు శత్రు ప్రభుత్వం అనేది తెలుస్తూ ఉంది. ధాన్యం కొనుగోలు చేయలేదు, విద్యుత్ సరఫరా చేయడం లేదు, నీరు సరఫరా చేయడం లేదు, చాలా ఇబ్బందులు పెడతా ఉన్నారు. ఇంకా రైతు భరోసా, రైతు బంధు గురించి ఇంకా ప్రస్తావనే లేదు. ఎప్పుడేస్తారని మా ఎమ్మెల్యేలు అడిగితే కూడా కనీసం సమాధానం చెప్తలేరు. కాబట్టి రైతులను వంచింది ప్రభుత్వం, వృత్తి కార్మికులను వంచింది. ఒక్క పాలసీ, ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఏమిటి? ఏమి లేదు. బట్టి గ్యాస్ ట్రాష్ పంచరంగ ఈస్మాన్ కలర్ లాగా చెప్పడం తప్ప, స్టోరీ టెల్లింగ్ లాగా ఉన్నది తప్ప బడ్జెట్ చెప్పినట్టు లేదు. రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ పాలసీ ఏమిటి? పారిశ్రామిక పాలసీ ఏమిటి? IT పాలసీ ఏమిటి? ఇంకా ఇతర అనేక పాలసీలు, పేద వర్గాలకు సంబంధించిన పాలసీ ఏమిటి అనే దాని మీద ఏ ఒక్క దాని మీద కూడా గ్యాస్ ట్రాషే తప్ప, చిల్లర మల్లర ప్లాట్ఫామ్ స్పీచ్ లాగా ఉంది తప్ప అది బడ్జెట్ ప్రసంగం లాగా లేదు. రాజకీయ సభలలో చెప్పినట్టుంది తప్ప ఏ ఒక్క పాలసీని కూడా నిర్దిష్టంగా ఈ పనిని మేము ఎట్లా సాధిస్తాం, మా గోల్స్ ఇవి, మా టార్గెట్స్ ఇవి అనే పద్ధతి కానీ పద్దు కానీ లేదు. ఇది పేదల బడ్జెట్ కాదు, రైతుల బడ్జెట్ కాదు, యువల బడ్జెట్ విశ్లేషణలో మీకు తెలుస్తుంది. భవిష్యత్తులో బ్రహ్మాండంగా మేము దీన్నంతా కూడా చీల్చి చెండాడబోతాం. థ్యాంక్ యూ. साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने रेवंत रेड्डी और उनकी काबीना पर जोर दिया कि वो दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करते हुए एहतजाज करें और तेलंगाना के लिए फंड जारी न करने के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए। KTR असम्बली में बयान दे रहे थे। ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో బ్రహ్మాండంగా ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్లో ఆమరణ దీక్షకు మొత్తం మంత్రివర్గం కూర్చోండి సార్, మేము అండగా ఉంటాం, మేము చుట్టూ కూర్చుంటాం, సత్యదాకా కూర్చోమనండి, మేము అండగా ఉంటాం, కేంద్రంతో కొట్లాడదాం. మొత్తం మంత్రివర్గం మంచిగా జంతర్ మంతర్లో కూర్చోండి, ఎమ్మెల్యేలు అందరం వస్తాం, ఎంపీలు అందరం వస్తాం, అందరం పోయి కూర్చుందాం,
అంతు చూసుకుందాం సార్. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ మధ్యన ఒక్కసారి కాదు, రుణమాఫీ అంటే హరీష్ రావు దీక్ష చేయాలంటాడు, ఉద్యోగుల సమస్యలు నిరుద్యోగుల సమస్యలు అంటే నన్ను ఆమరణ దీక్ష చేయమంటాడు. అందుకే నేను అడుగుతా ఉన్నా సార్, మొత్తం కేబినెట్ కూర్చోండి, మేము అండగా నిలబడతాం, 1000 మంది వస్తాం. మీరు నిధులు తెచ్చుడో కేబినెట్ కు అంటే ఏం కావాలని నేను కోరుకోను సార్, ఆమరణ దీక్ష కూర్చోవాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా మీ కమిట్మెంట్ అభినందిస్తూ ధన్యవాదాలు. आदिलाबाद के रुकन असम्बली पी शंकर अपने हल्के की तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। वो आवाम के दरमियान रहते हुए मसाइल मालूम करते हुए इसे हल करने की कोशिश में है। पी शंकर बंद पड़े कारखानों की दोबारा कुशादगी के लिए भी संजीदा हैं ताकि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार हासिल हो सके। मोइनाबाद में कदीम मस्जिद जागीरदार की शहादत पर कांग्रेस के नौजवान लीडर राशिद खान ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि लैंड ग्रैबर्स ने इक़दाम किया और वक्फ बोर्ड हुकाम ने फौरी हरकत में आते हुए मस्जिद की तामीर का काम शुरू करवाया, लेकिन बजरंग दल के शरपसंद कारकुनों ने एहतजाज करते हुए मस्जिद की तामीर रुकाने की कोशिश की। राशिद खान ने बजरंग दल के एहतजाज की मजम्मत की और कहा कि तेलंगाना के पुरअमन माहौल को ख़राब करने की कोशिशों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि 2 दिन कबल मोइनाबाद चिलकुल ज़िला में हमारी प्यारी मस्जिद जागीरदार शहीद हो गई। लैंड ग्रैबरों ने उस 200 साल पुरानी कुतुबशाही मस्जिद को मिसमार कर दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद वक्फ बोर्ड के आला अफसर, चेयरमैन, कांग्रेस के कई कायदीन वहां पर पहुंचते हैं, एक एफआईआर दर्ज करते हैं वो लैंड ग्रैबर के खिलाफ, और उसके बाद संगे बुनियाद रखते हुए अज़ां और नमाज का भी एहतमाम करते हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि वो जो जमीन है सर्वे नंबर 133, 134, 15 एकड़ वो वक्फ की जायदाद है, और वहां पर 480 स्क्वायर यार्ड पर मस्जिद जागीरदार तामीर हुई थी, खैर आबाद थी वो मस्जिद। उस वक्त रात के अंधेरे में ये लोगों ने बुलडोजर से उसको मिसमार कर दिया, और आज हैरत अंगेज चीज देखने को नजर आ रही है। शर पसंद लोग बजरंग दल के वहां पर जाकर एहतजाज करते, बल्कि सेक्शन 144 है वहां पर, एहतजाज कर कहते हैं कि यहां पर मस्जिद हम तामीर होने नहीं देंगे। अब फिर वक्त उधर एक टेम्पररी शेड है और वो कहते हैं कि परमानेंट शेड तामीर नहीं कर सकते। तो ये मैं बजरंग दल के लोगों और ये शर पसंद अनासिर से कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है तेलंगाना। ये तेलंगाना जितना तुम्हारा है वो तेलंगाना हमारा भी उतना है। और वो जमीन क्या कोई मंदिर की थी, एंडोमेंट की थी, सरकारी जमीन थी जो तुम लोग आके एहतजाज कर रहे? तुम ये चीज को सियासती रंग दे रहे, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के खादीन आए थे, शहीद हुई जब मस्जिद, तो तुम लोग अब आके रियासत तेलंगाना का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। तेलंगाना में गुज़िश्ता 4 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि आइंदा 2 दिन बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बाज़ अज़ला में मूसलाधार बारिश भी हो रही है। हैदराबाद में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। और हमारी नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस वक्त मुल्क शदीद महंगाई की मार से परेशान है और मोदी हुकूमत और उसके बजट में महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए नौजवानों को रोजगार फराहम करने या फिर गरीबों की मदद से मुताल्लिक़ कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी ने सिर्फ अपने हामियों को खुश करने की कोशिश की है। युवाओं की मांग थी जो पक्की सरकारी नौकरी का प्राइवेट सेक्टर में और दूसरे सेक्टरों में, और हम भी वायदा किया था वो एक प्रोग्राम वो कॉपी कर लिए है, उसको दूसरा नाम उन्होंने दिया क्या इंटर्नशिप। तो हम ये तो उससे ज़्यादा पैसा देकर वो स्कीम को बनाना चाहते थे। तो हमारा एक कट एंड पेस्ट बोलते ना, तो वो उन्होंने किया है। तो सारे देश महंगाई से तड़प रहा है, उसके लिए क्या स्टेप आप उठाने वाले हैं, क्या कदम उठाएंगे वो कंट्रोल करने के लिए, उसका कोई जिक्र इसमें डिटेल तरीके से आपने नहीं कहा। और ऐसा लग रहा है कि मध्यम वर्ग से भी वो दुश्मनी ले रहे। अब तक तो मध्यम वर्ग को कुछ ले देकर अपने साथ रखे थे, शायद उनके ऊपर भी गुस्सा है। तो मध्यम वर्ग को, गरीबों को, अति पिछड़ों को सब पीछे डाल दिया है। कुर्सी बचाने के लिए जो एक दो लोगों को खुश करना था वो उन्होंने अपने बजट में ओपनली दिखाया। लेकिन जो वो तो ठीक है, किसी को मिल रहा है तो ठीक, लेकिन जहाँ ज़रूरत है, मैं उदाहरण के तौर पर करता हूँ कि हमारा एरिया मोस्ट बैकवर्ड है, हैदराबाद, कल्याण कर्नाटका हैदराबाद, वहाँ पर उसको संविधान ने स्पेशल स्टेटस दिया है। वहाँ पर पैसे की ज़रूरत है, वहाँ पर पहले से हमको स्पेशल अमाउंट होना चाहिए, ये हमारे सरकार की मांग है वहाँ से। वो भी उन्होंने इसको निगलेक्ट किया, उसके बारे में कोई उन्होंने एक लफ्ज़ भी इसमें नहीं। सीपीआई लीडर डी राजा ने कहा कि हम बिहार या आंध्र प्रदेश के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मोदी हुकूमत अपने बजट में तमाम रियासतों को मुनासिब बजट फराहम करने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि मरकजी बजट इंसाफ की बुनियादों पर पेश नहीं किया गया। पसमानदा तबकात और तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों पर भरपूर तवज्जो देना और उनके साथ इंसाफ करना भी ज़रूरी है। Already our party, the Communist Party of India, has reacted to the budget. We are not opposed to Andhra Pradesh or Bihar getting special financial package. But we demand the union government should treat all states equally. India, that is Bharat, union of states. So union government should treat all states equally. That is not being done in this budget. That is one of our strongest criticisms. Secondly, when Finance Minister talked about flood relief, disaster relief and all such things, Tamil Nadu was affected by natural calamity, disaster. They were asking for money. Union government did not give. Same thing it happened in case of Kerala. Same thing happened in case of Orissa. Why? This is what people think. Union government is not treating all states equally. There is discrimination, discriminatory view. That union government should respond properly in parliament, but whatever they say in parliament is not convincing at all. In fact, it justifies what we are criticizing. This is number one. Number two, the union budget has not provided adequate funds for the welfare of scheduled caste, scheduled tribe and OBC. And union government has not provided adequate funds for social sector, that is for education, healthcare. The other thing is union government believes in privatization. The whole budget is
an exercise to show the corporate loyalty of Modi government and giving them concessions and telling them that government will pursue the privatization policy. That's why we are very critical of this budget. In Parliament, debate is taking place. Our party also will raise certain questions. This is what we are saying about budget. This budget really has failed to address the concerns of the vast majority of our people, the toiling masses of our people. And you were mentioning MSP also. Why MSP is not given statutory MSP for our farmers? Mr. Modi promised his government will double the income of the farmers. Now what happened to that promise? All promises have become somewhat what do you call to cheat the people or mislead the people. What happened to those promises? Modi used to thump up his chest, Modi's guarantee, Modi's guarantee. What happened to all these promises? They are not Modi's guarantees. Why farmers are still agitating for MSP? This is what समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के कैराना से रुकन लोकसभा इखरा चौधरी ने ऐवान में पहली मरतबा बयान दिया। उन्होंने अपने हल्के के मसाइल खासतौर पर ट्रेन सर्विस के हवाले से मुतालबात रखे, मरकजी वजारत रेलवे से अपीलें की। आइए देखते हैं उनका ये बयान। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया, इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले से मुताल्लिक़ सीबीआई की जानिब से दायर मुकदमे में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालती हिरासत में तोसी कर दी गई। उनकी अदालती हिरासत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद उन्हें आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। केजरीवाल फिलहाल ईडी और सीबीआई दोनों मामलात के सिलसिले में जेल में है। उन्हें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुबैना इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था, जबकि सीबीआई ने 26 जून को बदनवानी के मामले में कार्रवाई की थी। दोनों जांच एजेंसियों की जानिब से उठाए गए कदम केजरीवाल के लिए दोहरा झटका है। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत मिल गई, जबकि सीबीआई का मामला अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत पर शहर की पुलिस को अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी। ये केस नई दिल्ली में फरवरी 2020 के फसादात के पसमर्दा मुबैना वसी साजिश से मुताल्लिक़ UAPA का केस है। जमानत की दरख्वास्त पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी की गई और एजेंसी से कहा गया कि वो अपना जवाब दाखिल करे। अदालत ने उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत की मज़ीद समाअत 29 अगस्त को इस केस के दीगर शरीक मुलजिमीन की जमानत की दरख्वास्तों के साथ मुकर्रर की है। इनमें तालिब इल्म जहदकार शर्जील इमाम की दरख्वास्त भी शामिल है। याद रहे कि दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में उमर खालिद को गिरफ्तार किया। हाल ही में ट्रायल अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। उमर खालिद, शर्जील इमाम और दीगर कई तलबा के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कानून UAPA और ताज़ीरात हिंद की दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज हैं।
और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत हमास ने इसराइली रियासत के नाम नहाद वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की अमरीकी कांग्रेस से खिताब के रद्द-ए-अमल में कहा कि दुनिया के सामने अपने जंगी जराइम का दिफा करने वाले और जराइम पर पर्दा डालने वाले नेतन्याहू को जंगी मुजरिम के तौर पर गिरफ्तार करते हुए कटहरे में खड़ा करना चाहिए। बयान में कहा गया कि अमेरिका ने इसराइली दहशतगर्द हुकूमत के सरबराह नेतन्याहू को कांग्रेस से खिताब की इजाज़त देकर साबित कर दिया कि इसराइल और अमेरिका फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में बराबर मुजरिम है। बेहतर होता कि जंगी मुजरिम के तौर पर नेतन्याहू को गिरफ्तार करते हुए बैनुल-अक़वामी इदारों के हवाले किया जाता और फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी के जराइम में इबरतनाक सज़ा दी जाती। जंगी मुजरिम को दुनिया के सामने अपने जराइम को छुपाने की इजाज़त देने और अपना मकरू चेहरा खुशनुमा बनाकर पेश करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देना चाहिए। इस दौरान काबिज़ फ़ौज ने गज़ा पट्टी के जनूबी शहर खान यूनिस पर मुसलसल 48 घंटों से हमले जारी रखे, जिसमें अब तक 129 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और दीगर 416 ज़ख्मी हैं। ताहाल इस जंग में करीब 40,000 फ़लस्तीनी बाशिंदे लुक़्मे अजल बन चुके हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना में इक़्तिदार पर आने के बाद कांग्रेस हुकूमत ने पेश किया मुकम्मल बजट। अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के लिए बजट में 3003 करोड़ रुपए मुख्तस। मल्लू भट्टी ने पेश की तफसीलात। शहर हैदराबाद की तरक्की तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की अहम तरजीह। रियासती वज़ीर सनअत डी श्रीधर बाबू ने किया दावा। अपोजिशन लीडर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR असम्बली पहुंचे। बजट इजलास में की शिरकत। पार्टी अरकान असम्बली की तवज्जो का बने मरकज़। रेवंत रेड्डी और रियासती वज़रा दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करते हुए एहतजाज करें और तेलंगाना के लिए फंड हासिल करने जिद्दोजहद करें। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR का असम्बली में बयान। मुल्क शदीद महंगाई की मार से परेशान। मोदी हुकूमत के बजट में महंगाई पर कंट्रोल करने, नौजवानों को रोजगार देने या फिर गरीबों की मदद करने से मुताल्लिक़ कोई मनसूबा नहीं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की BJP हुकूमत पर शदीद तनकीद। हम बिहार या आंध्र प्रदेश के खिलाफ नहीं, लेकिन मोदी हुकूमत अपने बजट में तमाम रियासतों को मुनासिब बजट देने में नाकाम रही। CPI लीडर D राजा का रद्द-ए-अमल। और दुनिया के सामने अपने जंगी जराइम का दिफा करने वाले और जराइम पर पर्दा डालने वाले नेतन्याहू को जंगी मुजरिम के तौर पर गिरफ्तार करते हुए कटहरे में खड़ा करना चाहिए। अमरीकी कांग्रेस से नेतन्याहू के खिताब पर फ़लस्तीनी इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत हमास का सख्त रद्द-ए-अमल। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी ता 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।